बिहार में ये माना जाता है कि अन्य प्रदेश से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है। तो अब देखना है कि वो लोग किधर किस करवट बैठते हैं, क्योंकि जन सुराज वाले ये घोषणा कर चुके हैं कि जहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट रहेगा वहां वहां वो कैंडिडेट नहीं देंगे या क्या करेंगे वो। ऐसा ऐसा उन्होंने पहले बोला था। उसके उसके अलावा जदयू वाले भी मुसलमानों को लुभाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। इधर महागठबंधन महागठबंधन भी मुसलमानों को लुभाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रहा है। और जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हम आपको बिहार लिए चलते हैं, जहां की फर्स्ट फेज का इलेक्शन मात्र शायद 72 घंटे या 72 घंटे से ज्यादा हो जाएगा। आज 4 तारीख है, 6 तारीख को वहां पहले फेज का चुनाव है, 11 को दूसरे फेज का चुनाव है और 14 को रिजल्ट आना है। पहले फेज में 121 सीट, दूसरे फेज में 122 सीट। पर सवाल है कि बिहार में जिस तरह का घमासान मचा हुआ है, शायद किसी स्टेट में चुनाव के पहले ऐसा नहीं देखा गया था। जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया गया है, सभ्यता की मर्यादा लांघी गई है। लोगों ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है अपने राइवल्स के लिए, पॉलिटिकल राइवल्स के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज की बात में कर रहा हूं। कोई कहता है कट्टा, तो किसी ने पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर लिया, किसी ने किसी कास्ट को दरकिनार करने के लिए तरह तरह की बातें की हैं। और यहां तक कि केंद्र के एक नेता ने, केंद्र के एक मंत्री ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है मुकामा में, जो कि शायद उन पे एफआईआर भी हो चुका है। और अब देखना है आगे क्या होता है। उन्होंने कहा वहां कैंपेनिंग के दौरान कि आप राइवल उम्मीदवारों को घर से निकलने मत दें, और निकलने भी देते हैं तो उनको अपने साथ पकड़ के जकड़ के लाएं, वोट दिलाएं और घर भेज दें। ये क्या है? क्या बिहार इसीलिए जाना जाता था? क्या बिहार इसीलिए जाना जाएगा? नालंदा की बात हम कर ले, हमने तो विश्व गुरु बनने की बात की थी। चाणक्य, अशोक, चंद्रगुप्त, पाटलिपुत्र, बिहार वो था। आज बिहार कहां है, कैसे है? जहां से लोग भाग भाग के दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, देश में ही नहीं विदेश में भी। मैंने कल एक सवाल भी किया था और आज मुझे ये जानकारी मिली है कि बिहार के काफी ज्यादा तादाद में जो वहां से कर्मचारी काम करने वाले हैं, कामगर हैं, वो दूसरे प्रदेशों में भूखे मरने की स्थिति में है। उनकी स्थिति ये है कि वो छोड़कर आए थे बिहार एक उम्मीद पे, पर बाहर आने के बाद उनको पता चला कि शायद सपना सपना ही होता है। पर वो घर नहीं जा सकते, क्योंकि घर में उनके सपनों पे भी आघात होता है। कम से कम बाहर रहते उनके परिवार वाले ये तो कह सकते हैं कि मेरा पुत्र, मेरा पति या मेरे परिजन बाहर काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, जबकि ना उनकी बाहर इज्जत है। क्योंकि आम जनता, देश में लोगों ने समझ रखा है कि बिहार में कामगर, बिहार में नौकरी नहीं है लोगों को, तभी बाहर आते हैं और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये है बिहारियों की स्थिति आज देश की। और बिहारियों की स्थिति बिहार में की बात हम करें तो बिहार में भी बिहारियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज की तारीख में लोग जंगल राज की बात करते हैं, किडनैपिंग की बात करते हैं कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को किडनैप कर लिया जाता था, बड़ी गाड़ी आप रखें तो उठा लिया जाता था। पर सवाल उठता है, यही डॉक्टर्स, यही इंजीनियर्स, यही सरकारी कर्मचारी ने बवाल मचा रखा था बिहार में कुछ सालों पहले तक। एक काम कराने जाओ तो आपसे पैसे बिना लिए ये एक कागज मूव नहीं करते थे। मुझे याद है कि जिस जगह मैं काम करता था वहां एनुअल जो होता है ना, महीने साल भर का पेमेंट लेने में कागज मूव किया था, तो उन्होंने नीचे रख दिया, ऊपर उठा के रखने के लिए 1000 रुपये मांगा था। ये था बिहार सेक्रेटेरिएट की स्थिति। ये मैं कह रहा हूं 2014-15 की स्थिति में बता रहा हूं। क्या स्थिति है आज की तारीख में? संजय जी, बिहार के चुनाव में क्या इन्हीं चीजों पे बिहार को हम आगे बढ़ाने की बात करेंगे? माइग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, हम आपसे जानना चाहते हैं डिटेल में। मैंने तो बहुत लंबा अपना भाषण खींच दिया शायद, पर आपसे मैं जानना चाहता हूं डिटेल में बिहार की स्थिति आज की तारीख में क्या है और
भाषा की मर्यादा और सभ्यता बिहार की कहां तक बची हुई है इन पॉलिटिकल पार्टीज में और कैंपेन्स के दौरान। जी संजय। देखिए अजय जी, बिहार जाति, धर्म, रोजगार, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जूझ रहा है। बिहार आबादी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के बाद ये दूसरा स्टेट होता है। अब हम बताएं कि बिहार का जो चुनाव का मामला है, 2020 का जो चुनाव था वो खासे रुचिकर रहा था अजय जी। एनडीए को भी 37.9% वोट मिले थे और यही वोट महागठबंधन को भी मिला था। एनडीए को 125 सीट और महागठबंधन को 110 सीट मिला था। अभी बात आप कर रहे थे अजय जी भ्रष्टाचार का, तो उसमें कोई गिरावट नहीं आई है। भ्रष्टाचार आज भी वहां जस का तस है, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि सृजन घोटाला हुआ है। अभी जो कैग ने दिया है, अब देखिए उसमें क्या आता है। 71,000 करोड़ का घोटाला दिया है। आपने एक बात कहा और कि अपहरण और हत्या, तो नीतीश जी का पहला टेन्योर और दूसरा टेन्योर, तीसरा को भी हम ठीक मान सकते हैं, लेकिन चौथे टेन्योर में अपराध चरम पर है। आप देखें अभी चुनाव आयोग का सब कुछ लगा हुआ है, चुनाव की घोषणा हो गई है और दुलारचंद की हत्या हो गई, बमबाजी हो रहा है, कहीं कहीं अपराधी वहां फन काढ़ करके बैठे हुए हैं और प्रशासन मौन है। माफ करेंगे जी प्रशासन मौन है। तो खैर बिहार के फितरत में ही है, बिहारी लोग थोड़े गर्म मिजाज भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आप चेक करेंगे तो आंदोलन की भूमि बिहार ही रही है। बिहार से ही जयप्रकाश नारायण, अगर हाल के दिनों को याद किया जाए तो जयप्रकाश नारायण भी आंदोलन वहीं से किए थे। गांधी जी को असहयोग आंदोलन के लिए भी जमीन बिहार ने ही दिया था। खुदीराम बोस की पहली फांसी हुई थी तो बिहार से ही हुई थी। तो वहाँ के लोग थोड़े एग्रेसिव होते हैं। 1857 की क्रांति का भी अगर याद किया जाए तो वीर कुंवर सिंह सोनपुर मेला का नेतृत्व किए थे। वहां से तमाम झांसी की रानी वगैरह सब कोई पहुंचे थे, जिसका नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो ये सब फितरत की बात है, मस्तिष्क की बात है और अपने शरीर के खून की बात है। लेकिन अभी जो चुनाव हो रहा है, तो मैंने कल भी कहा था कि भाषाई मर्यादाएं पूरी तरह से खत्म हो गई है अजय जी। अब प्रधानमंत्री पद पर बैठा इंसान के पास कट्टा जैसे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने मंगलसूत्र का इस्तेमाल किया था, मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। अब आप खुद देख लीजिए कि मंगलसूत्र क्या गरीबों के करीब है, गरीबों से दूर हो गया है। ये जनता को मनन अध्ययन करने की जरूरत है कि वो मंगलसूत्र भी इतना महंगा हो गया है अजय जी कि अब शायद गरीब के हाथ से दूर हो गया है और अब मंगलसूत्र का रूप अब धीरे धीरे करके चांदी ही लेने वाला है। चांदी का भी दाम उसी तरह से बढ़ गया है। मतलब बाजार पर नियंत्रण नहीं है। लोग लाख दावा ठोके, लेकिन ये बात है इस सरकार में बाजार पर नियंत्रण नहीं है। बाजार पर नियंत्रण होना चाहिए था, वो बाजार पर नियंत्रण नहीं है। अब जो बातें आ रही हैं भाषाई, तो प्रधानमंत्री जी ने कट्टे का इस्तेमाल किया शब्द का, उसी तरह से विपक्ष भी अपनी आपा खो बैठा है और एन केन प्रकरण कुर्सी पर बैठने के लिए कोई जात की बात कर रहा है, कोई धर्म की बात कर रहा है, कोई ये कर देंगे, कोई वो कर देंगे। पूरी तरह से भोकाल चल रहा है जय जी, जो कहीं से लोकतंत्र के में फिट नहीं बैठता है। और इस मामले को लेकर के हमाम में सब नंगे हैं अजय जी। ऐसा कहा जाए कि सिर्फ एक आदमी अगर कुछ कह रहा है तो गलत है, लेकिन अगर सिर्फ मतलब घर का मालिक ही अगर कोई सस्ते शब्दों का प्रयोग करेगा तो बाकी बच्चे भी वही करेंगे। मैं ये मेरा मानना ये है, या फिर इस बात से आप भी सहमत होंगे कि बड़े लोगों के पास शब्दों की कमी नहीं होती है और शब्द का इस्तेमाल सही होने से उसका अनुसरण हमारी जनता करती है। तो उस अनुसरण को बरकरार रखने के लिए शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। अजय जी, बिहार में ये माना जाता है कि अन्य प्रदेश से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है।
तो अब देखना है कि वो लोग किधर किस करवट बैठते हैं, क्योंकि जन सुराज वाले ये घोषणा कर चुके हैं कि जहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट रहेगा वहां वहां वो कैंडिडेट नहीं देंगे या क्या करेंगे वो, ऐसा ऐसा उन्होंने पहले बोला था। उसके उसके अलावा जदयू वाले भी मुसलमानों को लुभाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। इधर महागठबंधन महागठबंधन भी मुसलमानों को लुभाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं कर रहा रख रहा है। और आरजेडी और कांग्रेस के समर्थन में मुसलमान रहते हैं, तो वहां यादवों की संख्या 14% है और लगभग 18-19% मुसलमान हो जाते हैं। ये मिला करके 42-43% वोट हो जाता है। इसको महागठबंधन अपना सॉलिड वोट मान रही है। महागठबंधन के साथ सीपीआई एमएल भी जुड़ा हुआ है अजय जी। सीपीआई एमएल यही है जो कभी इंडियन पीपुल्स फ्रंट होता था, आईपीएफ, जो गांव के गरीब, मतलब कि हमारा समाज, बिहारी समाज या कोई समाज 3 भाग में बटा हुआ है अजय जी। उसमें मजदूर, किसान और सामंत होते हैं। तो ये आईपीएफ मजदूरों को यूनाइट कर करके और सामंतों से लड़ाई लड़ने की घोषणा की थी या लड़ाई लड़े थे। तो वो मजदूर तबका इनके साथ है। हालांकि इंडियन पीपुल्स फ्रंट ये काम करने में असफल रही, क्योंकि वो तमाम मजदूर को यूनाइट कर करके 10 बीघा, 20 बीघा, 25 बीघा खेत वाले किसान से ही टकरा गई, जिसके चलते उनका आंदोलन फेल रहा और नहीं अच्छा रन कर पाया। लेकिन आज भी मजदूर वर्ग जो है, सबसे ज्यादा बिहार में मजदूर वर्ग है, वो वर्ग आईपीएफ के साथ है। आईपीएफ का वर्चस्व मध्य बिहार में बहुत अच्छा है, खास करके शाहाबाद बोले तो आरा, बक्सर, रोहतास, भभुआ, इस इलाका में इनका वर्चस्व सबसे ज्यादा है। जहानाबाद इलाका में भी इनका वर्चस्व बहुत ज्यादा है और ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये महागठबंधन अपने आप को बता रहा है कि भाई अगर हम लोग को इन तमाम लोगों का साथ मिल जाएगा, मिलेगा, तो हम लोग चुनाव जीत जाएंगे और महागठबंधन चुनाव में आ जाएगी। दूसरी तरफ अगर देखें तो नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं, नोट कहने में गुरेज नहीं है कि बिहार में अमन चैन बहाल करने वाले नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार ही जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने वही थानेदार और वही डीजीपी को पूरे 1 साल तक रखा था और उन्होंने ये कर दिखलाया कि यही अधिकारी और यही कर्मचारी से सब लोग काम लेते हैं, हम भी काम लेंगे। तो ये चीजें है। आपने कहा कि भ्रष्टाचार मतलब घूस की बात, तो वो अभी भी जारी है जी। बिना पैसा दिए बिहार में भी आज भी कोई काम नहीं हो रहा है। अभी देखिए जमीन का जो सर्वे हो रहा है, जमीन पे जो नाम चढ़ाने की बात हो रही है, तो वो रेट फिक्स है। ऐसा नहीं कहेंगे कि वहां रामराज लौट आया है और ये हुआ है और हो रहा है। हाँ, लोग पकड़े भी जा रहे हैं। अगर बात कहें तो जो लोग घूस ले रहे हैं, जो तंग करके ले रहे हैं, वो पकड़े भी जा रहे हैं। वैसे आम जनता किसी झंझट में पड़ना नहीं चाहती है जल्दी, वो चाहती है कि 500,000 दे करके काम कर लो। और घूस का तो अब आइडेंटिटी हो गया है, आइडेंटिटी हो गया है और उसको उसके तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा है। हाँ अजय जी, अगर बिहार में एनडीए की जीत होती है, एनडीए को अगर बहुत समर्थन मिल जाता है और अपना जो उनका 122 का जो लक्ष्य है, 122 पार कर लेते हैं, तो एक चीज है कि ये डबल इंजन की सरकार निश्चिंत हो जाएगी। ये जदयू भी निश्चिंत हो जाएगी कि हाँ भाई चलिए हो गया। वरना केंद्र सरकार पर भी खतरा नजर आ रहा है। अगर किसी कारणवश अगर ये लोग मेजोरिटी में नहीं आते हैं तो घाटे का सौदा का कोई जिम्मेवार नहीं होता है। उसके बाद तुकम फजीयत होने लगता है, आपस में जुतम पैजार होने लगता है। तो उसी तरह से ये लोग अपना बयानबाजी करेंगे और लगभग 14 सांसद जदयू के हैं जो समर्थन दे रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा वो देखा जाए, क्योंकि अभी तो नीतीश कुमार की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बहुत खुल करके लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अब देखना है कि वो क्या हो सकता है। दूसरी बात हम कहें कि अगर कांटे के मुकाबले में महागठबंधन अगर गांठ खोल लेता है, खोल करके अगर सफल हो जाता है, तो राष्ट्रीय परिदृश्य पर एक गहरा असर पड़ता दिखाई दे रहा है।
क्योंकि इस अगर जीत जा रहा है तो विपक्ष का आत्मविश्वास बढ़ेगा और एनडीए अपना मंथन करेगा, और उस मंथन का रिजल्ट क्या होगा ये वक्त बताएगा अजय जी। क्योंकि ये एनडीए भी उसी तरह से चिंदी चिंदी चुन करके एनडीए बना है, जिस तरह से चिंदी चिंदी चुन कर करके महागठबंधन बना है। महागठबंधन की एक बात है कि राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, अगर सीपीआई एमएल की बात करें तो वो भी एक बड़ी पार्टी है, मतलब। लेकिन ये लोग जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हुई, चिराग पासवान की पार्टी हुई, या हम जो है जीतन राम मांझी की पार्टी हुई, इन सब पार्टी में उतना मैंने डेप्थ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन महागठबंधन के ये तीनों जो साथी हैं, इनका डेप्थ तो दिखाई दे रहा है, उसको सब लोग स्वीकार भी करेंगे। तो यही स्थिति होगी अजय जी, जो हमारी समझ आ रही है कि ये दोनों स्थितियों को मैंने बता दिया कि अगर महागठबंधन जीतता है तो विपक्ष का आत्मविश्वास बढ़ेगा और आगे की रणनीति ये लोग तक तय करेंगे। क्योंकि इसके तुरंत बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इसके तुरंत बाद आसाम में चुनाव है, तो ये सब चुनाव का असर बिहार चुनाव से पड़ेगा। बिहार में टोटल जो लोकसभा सीट है, विधानसभा का 243 सीट है, तो इन सब चीज को लेकर के बिहार की 14 नवंबर को जो घोषणा होगी, उस घोषणा का असर आने वाले दोनों विधानसभा चुनाव में, दोनों कहने का मतलब पश्चिम बंगाल और असम दोनों जगह पड़ेगा। अजय जी। अजय जी आप कुछ कह रहे थे। संजय जी, एक चीज, मेरी एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर से बात हो रही है, उन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज करने से मना कर आपकी आवाज नहीं मिल रही है अजय जी। उसमें उन्होंने बड़े अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी बताएं। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी बताएं। मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही सीनियर लीडर से मेरी बात हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने अब कहा कि मेरा नाम डिस्क्लोज ना करे कहीं भी, पर उनका कहने का तात्पर्य और मतलब बड़ा क्लियर था। हंसते हुए उन्होंने कहा कि अगर बिहार में एनडीए जीत जाता है तो नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट, जिसको कहते हैं ना कि हमारा तो जीत ही जीत है। हार भी जाते हैं तो हमारी ही जीत है, क्योंकि नीतीश जी के लिए ये मजबूरी हो जाएगी केंद्र में सटे रहने का बीजेपी के साथ, क्योंकि आप पलट नहीं सकते हैं और कोई ठिकाना नहीं है। उनकी बात अलग है, पर नीतीश जी तो पलटू फेमस हैं, कब कहां चले जाएंगे कोई नहीं जानता। पर मैं बीजेपी के नेता की बात कर रहा था, तो बीजेपी इस बात से कहें तो बड़ा निश्चिंत है, जीते तो ठीक, ना जीते तो ठीक। आपको क्या लगता है कि वाकई में ये स्थिति हो सकती है नीतीश जी के लिए, खासकर कि अगर वो हारते हैं तो उनकी मजबूरी होगी केंद्र के साथ सटे रहना? देखिए अजय जी, प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने ये घोषणा की है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अगर 25 पार कर गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब क्या होगा पता नहीं। अगर 25 आती है तो स्वाभाविक सा बात है कि किसी सूरत पर भारतीय जनता पार्टी उनको प्रमोट इस बार करने वाली नहीं, और भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है कि आखिर हम लोग कब तक इनको ढोएंगे। इसी से इस बार नीतीश कुमार का क्या दशा होगा पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि अगर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने कुर्सी नहीं दिया और अगर 10-5 सीट, 20 सीट, 25 सीट से महागठबंधन में कमियां आई तो नीतीश जी पलट जाएंगे। और उन्होंने जो कहा है कि हमने वादा किया था किसी जमाने में, उनकी बात नहीं, उनके बात का तो कोई ठिकाना होता नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो बोल देंगे कि ठीक है, हमने महागठबंधन को समर्थन दिया और समर्थन के साथ सरकार बने। तो ये नीतीश कर सकते हैं, केंद्र से भी समर्थन वापस ले सकते हैं, क्योंकि उनका मन मिजाज बहुत बदला और बिगड़ा रहता है। अजय जी आप याद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहां पहुंचे थे बिहार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को उन्होंने भोजन पर बुलाया था।
और यही मोदी जी की तस्वीर बस खाली लग गई थी कि हाँ भाई नीतीश के साथ कि हाँ इतना रुपया नीतीश जी को दिया गया था यहाँ बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ गुजरात सरकार ने दी थी इतना रुपया आप याद करेंगे। नीतीश कुमार ने भोज कैंसिल कर दिया जबकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम टॉप टू बॉटम नेता वहां पहुंचे हुए थे। ये मामला हमको लग रहा है कि 98 99 99 या 2000 का है, जो हमें याद आ रहा है ये अभी 99 2000 का। अभी भी संजय जी, तमाम अभी लोगों भी को संजय जी, अभी भी संकल्प पत्र के दौरान जब बीजेपी का एनडीए का मैनिफेस्टो आ रहा था, नीतीश जी कुछ मिनट्स के लिए वहां पर थे, शायद वो चले भी गए थे, जो सुनने में आया, जो सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, आए और चले गए उठकर। देखिए अजय जी, अभी बहुत बढ़िया तालमेल भीतर में दिखलाई नहीं दे रहा है, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों के भीतर जो मजबूती का तालमेल दिखना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए 6 तारीख को वोटिंग है, 11 तारीख को वोटिंग है, मतदाता क्या करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जातीय हिसाब से बटा हुआ समाज वहां का हो गया है, तो उसमें क्या करता है लोग, मतदाता क्या करते हैं, यह एक अहम सवाल है। अब तो सीधी सीधी बात होती है कि हाँ भाई जातीय आधार पर हम लोग वोट देंगे, और टिकट भी कोई पार्टी हो टिकट भी उसी हिसाब से बांटा जा रहा है। ये बात भी आप देख लीजिए, जन स्वराज चूंकि अभी नई पार्टी है, उसने टिकट बंटवारे में ईमानदारी पूर्वक बंटवारा किया है और अपने तमाम काबिल साथियों को चुनाव मैदान में उतारा है। 243 में 170-80 कैंडिडेट है जो काबिल है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, कोई आईएएस मैंने आईपीएस कोई रिटायर होकर है, कोई आईएएस है, कहीं कोई लेक्चरर रहा है, प्रोफेसर रहा है, मतलब अच्छे पद पर रहने वाले लोग या जो भी रहे हैं, कोई अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता रहे, उन्हीं लोगों को जन सुराज वाले ने टिकट दिया है। दबंग और पढ़े लिखे लोग, दबंग और कम पढ़े लिखे को, ये दोनों ने टिकट दिया है, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, ये दोनों के दोनों दबंग को लोगों को, कम पढ़े लिखे लोगों को वो टिकट दिया है लोगों ने। समाज अब क्या खोजता है, किस तरह की रणनीति बनाता है, ये समाज के ऊपर अजय जी छोड़ दीजिए, क्योंकि भविष्य उन्हीं लोगों का है और वही लोग अपना तय करें कि वो लोग वोट किसको देना चाहते हैं और कैसा राजा चुनना चाहते हैं। अजय जी, एक शख्स के बारे में हम बात ना करें बिहार चुनाव में तो मिस करेंगे हम इलेक्शंस का वो टेम्पो, वो मूड, वो है तेज प्रताप। भले ही लालू ने पब्लिकली घर से निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया, अब वो लड़ रहे हैं अलग, उनके ही भाई उनके खिलाफ अपने कैंडिडेट का कैंपेनिंग कर रहे हैं। पर तेज प्रताप आज की तारीख में कहां स्टैंड करते हैं बिहार इलेक्शंस में, लालू के बड़े पुत्र। जी देखिए अजय जी, ये जनता को तय करना है। लालू यादव के बड़े पुत्र हो या छोटे पुत्र हो, एक 9 पास है तो एक 8 पास है, मैंने जो भी है नॉन मैट्रिक जिसको कहा जा सकता है, दोनों के दोनों एक ही थाली के लोग हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। और ये तय जनता को करना है कि हम क्या करेंगे। नो डाउट अजय जी, अगर मान लीजिए कि सिर्फ अनुभव के आधार पर लोगों को बैठाना रहता तो राबड़ी देवी क्या बुरी थी भाई। राबड़ी देवी को भी बैठा के लोगों ने देख लिया है कि क्या स्थिति है, और एक नीतीश कुमार को भी बैठा के लोगों ने देख लिया कि पढ़ा लिखा वो आदमी आया कि बिहार की तकदीर बदल दी, इसमें कोई शक नहीं। नहीं तो 4:30-5 बजते बजते लोग घर में घुस जाते थे। हाल का दिनों की बात मैं नीतीश का नहीं कर रहा हूँ, बाकी पुराने टेन्योर की बात मैं उनको कर रहा हूँ। तो काबिल आदमी को आगे बढ़ाना चाहिए, काबिल आदमी को देना चाहिए, और विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा मुख्यमंत्री बनेगा। ये चुनने का अधिकार विधायकों का होना चाहिए, न कि जबरदस्ती थोप दिया। विधायक जिसको चाहेंगे वही ना बनेगा। ये तो नई परिपाटी लोगों ने स्टार्ट कर दी। आप याद करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी से इन लोगों ने स्टार्ट किया कि हमारा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इसके पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। लोकसभा में बहुमत दल होता था, ठीक है, मेजोरिटी जिसकी होती थी, जिस हिसाब से लोग बात करते थे, सहमति, आपसी सहमति से चुना जाता था, तो चुन लिया गया। वहां भी तो उस अधिकार क्षेत्र को विधायकों को या सांसदों को कायम रखना चाहिए। और एक सस्पेंस भी रहता है कि देखिए प्रधानमंत्री कौन बन रहा है, देखिए प्रधानमंत्री कौन बन रहा है।
तो नहीं, पर यहाँ यहाँ पढ़े लिखे यहाँ लोगों को शायद यहाँ शायद यहाँ विधानसभा में जाने का जरूरत है अजय जी, ये मेरा मानना है। यहाँ शायद मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करूं। कांग्रेस ने ये शुरुआत करी थी, नेहरू होंगे प्रधानमंत्री, इंदिरा होंगी प्रधानमंत्री, राजीव होंगे प्रधानमंत्री। नहीं आपको भी अजय जी मैं बता दे रहा हूँ, नेहरू होंगे प्रधानमंत्री ये कांग्रेस ने नहीं कहा था। पहली दफा जब नेहरू जी बने थे तो लोग चाहे जिस तरह से 1946 में उनको चाहे गांधी जी की सहमति से चाहे उन लोगों की सहमति से उनको बनाया गया था। राजीव होंगे प्रधानमंत्री ये प्रचार नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या हो गई थी तो उनको बुलाया गया था। उसके बाद वहां बैठक हुई और बैठक में उन्हें चुना गया कि हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी होंगे। उन लोगों ने ही चुना था। तो इसलिए इस तरह का प्रचार अटल बिहारी वाजपेयी की जमाना से हुआ है। जहां तक मैं जानता हूं कि लोगों ने चुना है, पहले घोषणा नहीं हुई है। जो जितना मुझे याद है उसकी बात मैं आपको बता रहा हूँ अजय जी। नहीं, पर यही शायद मोदी जी ने भी शुरू कर दिया है ना कि राज्य के चुनाव में उन्होंने किसी का फेस देने से इनकार कर दिया। शायद इस बार बहुत दिनों के बाद बिहार में नीतीश का चेहरा सामने आया। इसके पहले हरियाणा, गुजरात या राजस्थान, कहीं छत्तीसगढ़, क्या उन्होंने चेहरे प्रोड्यूस किए थे या प्रोजेक्ट किया गया था बीजेपी के द्वारा? शायद नहीं, मुझे जहां तक याद आ रहा है। कहीं नहीं अजय जी। छत्तीसगढ़ में भी अभी जो मुख्यमंत्री चुने गए 10 दिन लग गया था, क्योंकि रमन सिंह नाराज चल रहे थे। रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। मध्य प्रदेश की बात करें, मोहन यादव की तो 15 दिन लग गए थे। 10 से मैंने 1 से 1.5 सप्ताह लग गया था इन लोगों को सिलेक्शन करने में कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो मुख्यमंत्री जिस तरह से प्रधानमंत्री की घोषणा करते हैं उसी तरह से मुख्यमंत्री की भी घोषणा होनी चाहिए कि भाई फलाना हो गए। झारखंड के चुनाव में भी लोगों ने मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की थी कि कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा। तो ये सब चीज ये तो अच्छा है ना, अलग का बात है। डेमोक्रेटिकली और इलेक्टेड विधायक इलेक्ट करेंगे ना, आप ही ने कहा ना हाँ, विधायकों को elect करना। विधायक चुनते हैं। ये मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ अजय जी, हमने पढ़ा भी यही है, या ये सच भी यही है कि विधानसभा का बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री, लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री। तो ये चुनने का काम सांसद और विधायक का होता है। ऐसा क्या नहीं कि बिहार बस में भी यही होने जा रहा है? अब देखिए अजय जी, बिहार में हम बता दें कि अगर एनडीए की सरकार आती है तो भागम भाग जरूर होगा, ना का सवाल ही नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई बंदा तैयार नहीं है कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अभी चाहे जो लोग बोल रहा है उसके बाद गेम पलटी मारेगा ही मारेगा। ऐसा नहीं कि क्या होगा, उसमें गेम पलटी मारेगा कि भाई नीतीश जी अब अपना अपना शरीर को देखिए, क्योंकि बहुत सारा आपका तबीयत भी खराब रहता है। जो ट्रोल कौन कर रहा है, वही लोग न कर रहा है। ये सम्राट चौधरी को देखिए, तो हाथ पकड़ते हुए तस्वीर दिखाई दे रही है, कहीं रोकते हुए तस्वीर दिखलाई दे रही है। ट्रोल तो वही लोग कर रहा है, ऐसा तो नहीं है जो सोशल मीडिया में उनकी तस्वीर आ रही है। लोग बता रहे हैं तो उनको रोका जाएगा, हमको ऐसा लगता है। जैसे आगे अब क्या होगा वक्त बताएगा, क्योंकि 75 साल की बात तो जो हो रही थी, तो 75 साल के तो प्रधानमंत्री हो गए। बाकी तमाम लोगों का टिकट काट दिया गया था, लेकिन ये तो रन कर रहे हैं। मुझे लगता था कि शायद नैतिकता के आधार पर, क्योंकि एक शेरदिल इंसान माना जाता है नरेंद्र मोदी को, खुद वो बोलते हैं कि मोदी की गारंटी है। तो हमें लगता था कि ये सब जो बात कहता है लोग वो करेंगे और प्रधानमंत्री पद छोड़ करके कोई दूसरे को मौका देंगे, लेकिन ऐसा तो सुख होगा भी नहीं रहे हैं। तो इस स्थितियां क्या बनेगी, या नीतीश पर ये लोग चलाएगा लोग, क्योंकि नीतीश कुछ न कुछ करेंगे। अगर उनको हटाया जाएगा तो कुछ न कुछ करेंगे, स्वेच्छा से छोड़ेंगे। देखिए आप याद कीजिए अजय जी, नीतीश कुमार गद्दी छोड़ करके और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए थे। वो कुछ महीना ही चल पाया, लेकिन इनको फिर कीड़ा काटने लगा, उनको हटा के फिर वो कुर्सी पर बैठ गए। तो नीतीश कुमार को कहाँ एडजस्ट करेगी भारतीय जनता पार्टी, वो देखना होगा। हो सकता है कहीं गवर्नर बना के कहे कि भाई आप स्वेच्छा से विश्राम कीजिए, 20 साल से तो आपको हम लोग शासन सत्ता चलाने के लिए दिए, भाई अब भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, हमारा भी आदमी बने। आखिर कितना दिन हम लोग दबाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बने। ऐसा
हमें लगता है आगे ये सब कयास ही लगाया जा सकता है। बाकी तो 14 नवंबर को जब पेटी खुलेगी, ईवीएम से गिनती में जो बहुमत में आएंगे उनका वो काम। फर्स्ट फेज के चुनाव का आज कैंपेन एंड होने वाला है, कुछ मिनट या घंटे आप मान लें। मैं आपकी आपसे जानना आवाज चाहता नहीं मिल रही है अजय जी, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए अपनी आवाज का, बहुत कम है। वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, एक सेकेंड, मेरा पूरा वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, फिर भी अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो मैं आपको बस थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करूं कि जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में नड्डा जी कहां नजर आए पूरे चुनाव के दौरान? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव बहुत गंभीरता से लड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल उसका जिस ढंग से अगर हम सर्फ का प्रचार करें, हम टाइटन घड़ी की बात करें, तो जिस तरह से वो लोग प्रचार करता है उसी तरह से ये लोग का प्रचार तंत्र बड़ा मजबूत होता है और इस तरह ना पैर देता है लोग एक ही बात को, एक ही चीज को, कि जनता का मूड भी बदलता है। तो किसी पार्टी किसी मुद्दे को वो लोग छोड़ता नहीं है, किसी उम्मीदवार को वो लोग छोड़ता नहीं है। नड्डा जी भी लगे हुए हैं और नड्डा जी भी घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। नड्डा जी अपने कर्म भूमि में है, एकीकृत बिहार में पटना और रांची में रहे हुए हैं, उनके पहचान के भी बहुत लोग हैं। तो नड्डा जी चुनाव मैदान में हैं और अपने पक्ष में मतदान देने के लिए लोगों को अपील भी कर रहे हैं अजय जी। तो भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को गंभीरता से लड़ती है क्योंकि कुर्सी का ख्याल उन्हें जरूर रहता है। तो इसलिए ये कहा जाए कि नड्डा जी किनारे हैं या फलाने बड़े नेता कदावर नेता किनारे हैं, ये उचित नहीं होगा अजय जी। जाते जाते आज कैंपेन एंड हो रहा है, आज की तारीख में 6 तारीख के लिए और 11 के लिए भी फॉर दैट मैटर बिहार में जस्ट आपसे मैं जानना चाहता हूं रिकॉल के तौर पे प्रमुख मुद्दे क्या हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए लेड ने जंगल राज की बात की, करप्शन की बात की, आरजेडी ने मुस्लिम अपीजमेंट की बात की, ये कहते हुए कि वक्फ बोर्ड का जो नियम है उसको मैं कूड़े में फेंक दूंगा, और उनकी कोशिश है मुस्लिम वोट बटोरने की। ओवैसी जी भी वहां खड़े हैं, जन स्वराज भी खड़ा है एक नए तेवर के साथ। आपको क्या लगता है इस बार बिहार में क्या प्रमुख मुद्दे होंगे? मुझे बस उतना ही चाहिए आपसे। देखिए अजय जी, जो जंगल राज की बात कही है तो इस पर तेजस्वी यादव खुल करके बोले हैं कि मैं जिस दिन 18 तारीख को मैं ओथ ले लूंगा, अगर मैंने ओथ ले लिया तो जितने अपराधी हैं, जितने क्रिमिनल हैं, जितने डकैत हैं, जितने लुटेरे हैं, सब के सब जेल में होंगे, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। तो अपराध पर नियंत्रण या अपराध को नकेल देने का वादा तेजस्वी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो विपक्ष मतलब एनडीए बार बार उस जंगल राज को याद दिला रहा है कि ये वो जंगल राज बड़ा ही कष्टकर था भी अजय जी। वो समय कोई स्वीकार नहीं करता है, जिस तरह से इमरजेंसी को लोग स्वीकार नहीं करते हैं चाहे जो लोग हो, उसी तरह से लालू राबड़ी सरकार को खुद राजद के लोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो लेकिन तेजस्वी उन सब चीजों को ढकने का कोशिश कर रहे हैं। अब कितने सफल हो पाएंगे उसमें ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी 2-3 चरण बाकी है। अभी चुनाव है, मतगणना होगा, मतगणना के बाद मेजोरिटी होगा, मेजोरिटी के बाद अगर मेजोरिटी से 4-5 कम आया तब, इसलिए मुख्यमंत्री पद पर बैठने के बाद ही वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि जंगल राज अब आने वाला नहीं है। अजय जी। जी नमस्कार। जाते जाते एक, आप उस पर नहीं बात करेंगे मुझे पता है, क्योंकि आप उसको घुमाने की कोशिश करेंगे। एक एस्टीमेट मुझे चाहिए कि क्या लगता है बिहार में क्या होने वाला है, एस्टीमेट। आप एज अ जर्नलिस्ट जो ग्राउंड रिपोर्ट से वाकिफ हैं, आपको क्या लगता है कितनी सीटें किसको मिलने वाली, एस्टीमेट के तौर पे? मैं नहीं कह रहा कि आप ये कह रहे हैं, एक एस्टीमेट के देखिए, क्योंकि मेरा एस्टीमेट बहुत क्लियर है। देखिए अजय तो जी, मैंने वहां आपसे त्रिकोणात्मक संघर्ष, 144 प्लस 15 वहां जी नहीं मैं बता दे रहा हूं, वहां त्रिकोणात्मक संघर्ष है।
अगर एनडीए सोच रही है कि बेदाग हम निकल रहे हैं, जैसे बार बार निकलते गए हैं, ये कहना मुश्किल है। महागठबंधन अगर सोच रही कि मैं आ रहा हूं, तो ये कहना भी अभी उचित नहीं है, क्योंकि ये त्रिकोणात्मक बनाने में जन सुराज की अहम भूमिका है। अभी हाल का चुनाव अगर हम देखें झारखंड का, तो यहाँ एक JLKM जय 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 जयराम महतो की पार्टी ने सारा समीकरण बिगाड़ दिया था। तभी यहाँ घाटशिला चुनाव है, वहां भी उसने अपना कैंडिडेट दे दिया है जो सारा समीकरण बिगाड़ देता है। तो उसी तरह से जनसुराज ने सारे समीकरणों को बिगाड़ दिया है। इसी से अभी मतदान होने दीजिए, ये बात 6 तारीख को हम लोग बता पाएंगे कि क्या स्थिति होगी। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद बहुत बहुत। और हम चुनाव तक आपके पास इन्हीं मुद्दों पे, बिहार से रिलेटेड मुद्दों पे, इलेक्शन से रिलेटेड मुद्दों पे आते रहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए। जी धन्यवाद संजय जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।